नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में एचएसएससी के खिलाफ एक बार फिर से अभ्यर्थियों और विरोधी दलों का आक्रोश शिखर पर नजर आ रहा है। दरअसल ग्रुप 57 की परीक्षा के ग्रुप 56 में 41 सवाल रिपीट किए जाने को लेकर विपक्ष परीक्षा रद्द करने, चेयरमैन का इस्तीफा लेने और आयोग भंग किए जाने की मांग कर रहा है। इसे बड़ा गड़बड़झाला और रिश्वत करार दिया जा रहा है, रिश्वत का खेल बताया जा रहा है। इसे हरियाणा का व्यापम करार दिया जा रहा है। साथ ही खबर यह भी सामने आ रही है कि पेपर तैयार करने वाली एजेंसी पर भी कार्रवाई हो सकती है। चर्चा होगी, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीईटी ग्रुप 57 मेंस परीक्षा में से रिपीट हुए सवालों ने एक बार फिर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर सवालों की बौछार कर दी है। एक तरफ अभ्यर्थियों में रोष है तो विरोधी दल इसे न केवल युवाओं के भविष्य के साथ भद्दा मजाक बता रहे हैं, बल्कि सवाल रिपीट किए जाने को हरियाणा का व्यापम करार दिया जा रहा है। इस पेपर लीक गिरोह ने स्वीकारा कि 15 लाख से 20 लाख रुपए में 6 अगस्त 2023 को ग्रुप 57 का पेपर इन्होंने बेचा था और अभ्यर्थियों से 15 से 20 लाख रुपए तथा कथित तरीके से वसूले गए थे। वो सब पुलिस की गिरफ्तारी में भी हैं। 56 के पेपर में पिछले दिन हुए ग्रुप 57 के पेपर यानी 6 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ, 100 में से 41 सवाल 7 अगस्त 2023 को रिपीट हो गए। अब सवाल ये है, कट कॉपी पेस्ट करके पेपर लीक करने का भाजपा जजपा का ये आजमाया हुआ तरीका है। तो अगर 41 सवाल का जवाब आपको पहले ही मिल गया 100 में से, तो बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रदेश का व्यापम अब हरियाणा में आ गया है और हरियाणा में इसे हेरा फेरी का हर व्यापम कहते हैं और इस हर व्यापम के शिकार हरियाणा के वो 3,59,000 नौजवान हैं जिन्होंने सीईटी पास किया था। कांग्रेस के साथ साथ इनेलो पार्टी भी रिपीट हुए सवालों को लेकर सरकार पर वार कर रही है। अगर ये एग्जाम लेना इन्होंने तो फिर उस ग्रेजुएशन का नाम क्यों लिया जाता है? अगर आपने पीएचडी कर ली, आपने एमपीएड कर ली, आपने बीएड कर ली, तो बीएड के बाद अगर टीचर की कोई पोस्ट निकलती है, उसको नहीं क्वालिफाई कर सकते, उसके लिए पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन है। हर एग्जाम के अंदर फार्म भराया जाता है, उसमें 2 से 2,500 रुपया लिया जाता है। 15-15, 20-20 लाख बच्चे हरियाणा प्रदेश में उस फार्म के लिए अप्लाई करते हैं। ये खत्म होना चाहिए। ये जो रोजाना इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं, जो क्वेश्चन तोड़ मोड़ के दिखाए जाते हैं, ये भी यही तरीका है कि इनको नौकरी से दूर रखा जाए। कांग्रेस और इनेलो के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी रिपीट सवालों को लेकर आयोग और सरकार को आड़े हाथ लिया। परीक्षा रद्द किए जाने की मांग की गई। जो सवाल है वो दोहराए गए, आप सबने देखा है। समूह 57 परीक्षा में दोहराए गए प्रश्नों में किस तरीके से उसमें, चाहे वो IMRB की फुल फॉर्म का मामला हो, नेफेड की स्थापना किस तरीके से हो, जमीन की सतह पर नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है, इस तरीके से सवाल किए और एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न तक भी दोहरा दिए गए। और HSSC चेयरमैन जिनको संपर्क करने की कोशिश करी, उनका भी फोन नॉट रीचेबल आया। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि ग्रुप 56 और 57 उसमें 41 जो सवाल हैं वो रिपीट हुए हैं और जब कमीशन के चेयरमैन से या और किसी से भी बात करने की कोशिश करी गई तो कोई संतुष्ट जवाब उसमें नहीं आया है। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से रिपीट सवालों को आयोग की कमी माना गया है। सीएम से इस विषय को लेकर बात करने की बात कही गई। ये विषय एग्जामिनेशन का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी इस पे चर्चा करूंगा कि इसको गंभीरता से देखना चाहिए कि जो पेपर सेटर्स हैं उनमें ये कमी क्यों रही कि एक एग्जामिनेशन का दूसरे एग्जामिनेशन में सिमिलर होना और इतने बड़े मात्रा के अंदर सिमिलर होना पाया गया।
मुझे नहीं लगता कि इसका कोई संशय चीटिंग या उस पे है, मगर सिमिलर क्वेश्चन की रेप्लिकेशन आनी, ये स्टाफ सिलेक्शन के ऊपर जरूर ये व्यू होता है कि वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाए और इस तरह की भविष्य में सिमिलरिटी ना दिखे। जाहिर है सरकार अधिक से अधिक युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी देने का दावा कर रही है, लेकिन अब तक कई बार विरोधी दलों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को घेरा है। सीटी मेंस की ग्रुप 57 की परीक्षा में 41 सवालों का रिपीट होना और करीब 50 स्पेलिंग मिस्टेक होने को विपक्ष कट कॉपी पेस्ट पैटर्न बता रहा है। परीक्षा रद्द करने, आयोग भंग करने, चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। हालांकि खबर ये भी है कि पेपर तैयार करने वाली एजेंसी को तलब किया गया है। लिहाजा देखना ये है कि रिपीट सवालों को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है और परीक्षा को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, मुद्दा क्या होगा रिपोर्ट आपने देखी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली जी चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रमन सिंह जी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ हैं। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी स्टूडियो में मौजूद हैं और हाईकोर्ट से एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट श्वेता ढुल जी भी डिबेट में जुड़ गई हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत जेटली जी आपसे करेंगे। सवाल रिपीट हुए, अभ्यर्थियों में भी एक स्तर पर आप कह सकते हैं रोष है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही कि हरियाणा का व्यापक है, सवाल रिपीट कर कट कॉपी पेस्ट पैटर्न के पेपर लीक करने का, क्या कहेंगे? इसके दो तीन इश्यूज हैं, इसके देखिए, इसको तीन चार तरीके से देखा जा सकता है। जैसा आपने बोला कि सवाल रिपीट हुए, मैं भी ये बात कह सकता हूँ कि सवाल रिपीट हुए हैं, क्योंकि हम जब भी एग्जामिनेशन में जाते हैं, चाहे हम यूपीएससी में जाते हैं, जेईटी में जाते हैं, आईआईटी में जाते हैं, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि हम लगभग पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड उठाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बीच में आए गए थे, और जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वैसे हम प्रिपरेशन भी करनी शुरू कर देते हैं। तो ये एक ट्रिकी गेम भी होती है कई बार किसी भी एग्जामिनर द्वारा, कि उसको रिपीट डाला जाए या कुछ क्वेश्चंस को डाला जाए या बहुत पहले के उठाए जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने देखा है कि जो अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन होता है वो किस तरीके का होता है कि अगर हम आज से 1974 का सवाल उठा करके लाते हैं किसी एग्जाम के अंदर, और आज हम 2023 में उस क्वेश्चन को पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन इतना ज्यादा सर्कुलेट हो चुका होता है कि उसके जवाब इजीली किसी के पास भी होते हैं। तो कई बार जो कि ट्रिकी गेम है, हो सकता है एग्जामिनर ने ये इंटेंशनली इस चीज को करा हो सकता है ऐसा ना हुआ हो। जैसा आपने देखा कि हमारे चेयरपर्सन जो है सिलेक्शन बोर्ड के, उन्होंने इस बात को कहा है कि जो एग्जामिनर है, जो ट्रेंड सेटर है, उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। इनफैक्ट ये जवाब अब एग्जामिनर को देना है, ये उस एजेंसी को देना है जिसने ये क्वेश्चन बनाए हैं, और वो किस तरीके का जवाब देते हैं हमारे को उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये एक, मैं किसको अगर मैं कहूँ कि एक हाइपोथेटिकल होगा, अगर कोई भी पूछे इस बात को कि भाई आपने ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट क्यों हुए हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं कि रिपीट ना हो। और अगर रिपीट ना हो तो वो किसी भी एग्जाम के अंदर, वो यूपीएससी से लेकर के वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो जेईटी के लिए, कहीं पे भी वो किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर हम एज पर द नॉर्म्स बात करेंगे, एज पर द रूल बात करेंगे, तो ये प्रेरोगेटिव मुझे लगता है कि एक एग्जामिनर के पास होता है और एग्जामिनर इसका बेहतर जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन जेटली साहब, इसे पहली नजर में क्या बीजेपी इसको किसी भी स्तर पर गलत नहीं मान रही है कि एक तो 12वीं के बेस पे आप एक पेपर ले रहे हैं, एक ग्रेजुएशन के बेस पर है, उसमें से 41 सवाल एक जैसे हैं, करीब 50 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो क्या ये भी एग्जामिनर पर छोड़ दिया जाए? फिर क्यों ना कहा जाए कि कट कॉपी पेस्ट का सिस्टम चल रहा है? नहीं, नेचुरली मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स बीच में आई है, एग्जामिनर ने अगर रिपीट किया है क्वेश्चन, तो ये अब अकाउंटेबिलिटी उस एग्जामिनर की बन जाती है जिसको ये अधिकार दिया है कि आपने क्वेश्चन सैंपल सेट करने। अगर उनसे गलती हुई है तो कोई इसमें कोई डाउट नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनसे गलती नहीं हुई है या स्पेलिंग मिस्टेक की गलती के ऊपर सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है वो हम सरकार डिसाइड करेगी। अगर ये लगता है कि इंटेंशनली कोई काम किया गया है तो नो डाउट उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर लगता है ऐसा उनके जवाब में कि वो चाहते थे कि भाई हम इस तरीके का रिपीट करेंगे जिसकी बारे में सोच भी ना हो किसी जो पार्टिसिपेंट है उसमें, जो एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनके बारे में उनका ऐसा सोचा भी ना हो कि रिपीट भी हो सकते हैं। तो ये दो बातें हैं। पहली बात आप ये देखिए, अगर किसी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन पेपर आ जाता है और उसका एग्जाम हो चुका होता है, तो उसके बाद 90% लोगों को यही रहता है कि ये क्वेश्चन अब रिपीट नहीं होने वाला।
और अगर ऐसा रिपीट हुआ है और अगर मैं इसको एक ट्रिकी जिसे कहते हैं कि एक्सरसाइज मान लूं एग्जामिनर की, तो ये एक बेहतर एक्सरसाइज हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी इस बारे में इसलिए नहीं जा सकता हूं क्योंकि मेरे पास भी आइडिया नहीं है। सरकार ने भी अभी एक अकाउंटेबिलिटी सेट करी है, वो इसका जवाब देंगे, हम आपको और बेहतर तरीके से बता। ठीक है श्वेता ढुल जी, बीजेपी ये मान रही कि हम अभी पूछेंगे कि इसके पीछे क्या वजह थी। हो सकता है कि कोई ट्रिक हो कि कोई सोचकर ही ना चले कि पिछला जो आप पेपर देकर आए हैं आज, क्योंकि कॉमन थे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अगला पेपर भी दिया है, ये ट्रिक हो सकती है कि 41 सवाल रिपीट कर दिए गए जो किसी के जहन में भी नहीं आया होगा। अगर ये कोई गलती है, अगर कोई खामी हुई है तो इसको लेकर भी जवाब लिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, यदि बच्चे अलग अलग होते हैं तो फिर भी शायद मान सकते थे, लेकिन 90% ऑफ द कैंडिडेट्स वर सेम। दूसरा ट्रिकी गेम नहीं है जी, स्कैम है। 41 क्वेश्चंस हैं, 2019 से एग्जाम्स नहीं हुए, 4 साल 11,22,000 बेरोजगार, 3,59,000 सीटी क्वालिफाइड बच्चे, उनके साथ ऐसा ट्रिकी गेम नहीं है। श्रेय लेने के लिए जब सरकार सबसे आगे आती है तो जिम्मेदारी लेने के लिए एग्जामिनर को आगे क्यों कर रहे हो? जिम्मेदारी भी लो। यदि ये हरियाणा ना होता, राजस्थान होता, बिहार होता या यूपी होता तो वहां के स्वयं जो चीफ मिनिस्टर है ना, सामने आके इस पेपर को रद्द कर देते। लेकिन ये सरकार का घमंड है, हठधर्मिता है, इनकी चीज है। आप इतनी आश्वस्त कैसे हैं कि वो रद्द कर देते? आप इतनी आश्वस्त कैसे हैं कि वो खुद आगे आते और रद्द कर देते इस पेपर को, अगर ऐसा होता तो? उन्होंने फैसले लिए हैं वहाँ पे, बिहार में लिए हैं, राजस्थान में लिए हैं, यूपी में लिए, ऐसे फैसले लिए हैं जहाँ उन्होंने किया। यहाँ क्या करते हैं, श्रेय लेते हैं, आगे आ जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के समय किसी एक छोटी मछली पे डाल देते हैं, एग्जामिनर के ऊपर डाल दिया। ठीक है, एग्जामिनर से आप पूछें, आपने खुद लिखा है कि आप उन्हें ब्लैक लिस्ट करेंगे, ब्लैक लिस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ब्लैक लिस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। यदि आपको पता है कि गुनाह हुआ है और गुनहगार को पकड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो गुनाह के बारे में कौन सोचेगा? गुनाह हुआ है उसके बारे में भी तो सोचिए, उसके ऊपर भी तो एक्शन लेने की जरूरत है। ये मामला इसलिए गंभीर हो जाता है ज्योति जी, 2000 श्वेता जी, क्या ये गुनाह है? क्या इसको गुनाह कहा जा सकता है? ऐसा तो कोई रूल नहीं है शायद कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए जा सकते, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। इतनी भारी मात्रा में 24 घंटे पहले हुआ पेपर, सेम टू सेम रिपीट विद 90% कैंडिडेट सेम, हु वर सिटिंग इन 57, they were sitting in 56, सेम थे कैंडिडेट्स। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। यदि आज ये डिबेट कांग्रेस बीजेपी इनके साथ ना हो के बच्चों के साथ हो रही होती, तो बच्चों के सुनिए, आप उनके, आपकी मतलब आप समझ नहीं पाएंगे। जहां ये टॉपर्स बच्चों का सहारा लेके चल रहे थे कि हाँ ठीक है, टॉपर्स के लिए हम एग्जाम करवा रहे हैं, आज टॉपर्स भी इनके अगेंस्ट है। 3,59,000 पूरे के पूरे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इनके साथ हो। नहीं, कुछ बच्चों को तो अच्छा लगा होगा ना मैडम कि हम पिछला जो पेपर देकर आए हैं, अगर किसी ने उसका एनालिसिस किया है पिछले का, सबको पता है, पिछला अगर किसी ने पढ़ा है हम कितने सवाल सही उत्तर देकर आएंगे, तो किसी के लिए तो अच्छा होगा ये। कल एक और हमारे सामने खबर आई है पेपर लीक गैंग की, 15 से 20 लाख रुपए में उन्होंने पेपर बेचे हैं ग्रुप नंबर 57 के। ये सामने आया है, ये बहुत बड़ी बात है। दे नो, यस दिस इज, तो दे नो कि भाई उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, और टॉपर सिंह के खिलाफ केस भी कर रहे हैं, जा रहे हैं कोर्ट में। जी, रविंद्र ढुल जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या पीसीआर? ठीक है, उनका रुख करेंगे जैसे ही जुड़ते हैं। रमन सिंह जी, कांग्रेस बहुत बड़े एलिगेशन लगा रही है, क्यों लगता है कि मध्य प्रदेश का व्यापम अब हरियाणा में हो रहा है इस पेपर की आड़ में? देखिए, बात सीधी और स्पष्ट है, सीईटी मजाक बन के रह गया, सिर्फ मजाक बन के। आज सिर्फ एक बात पे चर्चा होती है कि कोई बात नहीं, 41 क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए, ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, मान लिया, लगभग 50% के आसपास 24 घंटे के अंदर वही एग्जाम लिया जाएगा। दूसरी बात, 56 नंबर एग्जाम क्लैरिकल के लिए हुआ है, जिसमें 12th पास के लिए बच्चों ने जाके उस एग्जाम को दिया है। 57 नंबर ग्रेजुएशन के लिए, उसमें अगर 41 नंबर वही होंगे और जो लगभग 27,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो निरंतर वही बच्चे उसमें थे, वही उसमें थे। इस बात को ये लोग नकार नहीं सकते। आज जिस कंपनी को इस सरकार ने टेंडर दे रखा है, उसमें सरेआम दिख रहा है कि धांधली दिखाई दी, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है?
और देखो ज्योति जी, आज हम सीईटी पे कोई पहला डिबेट तो नहीं कर रहे। आपके न्यूज चैनल ने, तमाम न्यूज चैनल ने बहुत सारे डिबेट्स किए। पहले लगभग 11 लाख बच्चों ने सीईटी का एग्जाम दिया, 3.5 लाख बच्चों ने उसमें क्वालिफाई किया। आज तक बीजेपी को यही नहीं पता है कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जब सबने पास कर दिया था, फिर इन्होंने एक पॉलिसी ले आए थे उस टाइम कि हम 4 गुना को बुलाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था और आज फिर अगर डिबेट है तो मैं उस पर जाना चाहूँगा। टीना डाबी जी IAS है 2015 बैच की राजस्थान में। मैं उनका आपको एक जीता जागता उदाहरण देना चाहूँगा। लगभग 2 करोड़ 70 लाख हरियाणवी आपके चैनल को देखते हैं और इससे ज़्यादा और लोग भी देखते होंगे, इसमें भी कोई दो मत बात नहीं। जब उन्होंने प्री का एग्जाम दिया तो लास्ट कट ऑफ पे उन्होंने क्लियर किया था। जब उन्होंने मेंस दिया और इंटरव्यू दिया तो सीजे टॉपर। ना तो इनको ये पता है कि सीईटी को हैंडल कैसे करना है, सीईटी का एग्जाम कैसे लेना है, जिन बच्चों ने पास कर लिया है उनके पेपर कैसे लेने हैं। ये कैसा सीईटी लेके आएंगे लोग? इसमें सरेआम धांधली दिखाई दी है। आज HSSC अपना पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? मुझे एक चीज बताओ, कब तक चलेगा? ग्रेजुएशन का, क्लैरिकल का, आपने सभी को ये कह दिया कि कलरक, ग्राम सचिव, एक्साइज इंस्पेक्टर, SDO सब JEC में आ गए। ये समझ में नहीं आ रहा सरकार ने मजाक क्यों बना रखा है बच्चों का। जिस प्रांत में 30 से 35 बार पेपर लीक हुआ, उस प्रांत में बच्चे अपना भविष्य कैसे देखेंगे? जो कि जग जाहिर है, न्यूज़पेपर की सुर्खियां बना है, सब कुछ सरेआम है। कोई मैं बेबुनियादी और झूठी बातें नहीं करता, मैं तो आंकड़ों पे बता रहा हूं, जो सरकार के भी आंकड़े हैं और आपके न्यूज चैनल पे भी इन पे डिबेट्स हुए। लेकिन आज हरियाणा के युवा को किस चौराहे पे खड़ा कर दिया? रात को 12 बजे ऑनलाइन डाल देते हैं, 12 बजे नहीं सॉरी, रात को डाल देते हैं कि सुबेरे आपका एग्जाम है। किसी ने रेवाड़ी से करनाल देने आना है, किसी ने करनाल से सिरसा देने जाना है। ये कैसी व्यवस्था है सरकार की? नौकरियों का मजाक बना के रख दिया है और कहते हैं कि हमने तो पता नहीं कौन सा इतिहास रच दिया। 41 क्वेश्चन रिपीट होना बहुत बड़ा सवाल है ज्योति जी। चलो मान लेते 2-4 हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ी कि लगभग 40-45% ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, चर्चा में भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? मैं इनेलो पार्टी को भी चर्चा में जोड़ते हुए, रेड्डू साहब देखिए, 40 सवाल वो हैं जो रिपीट हुए हैं अगले ही दिन की परीक्षा में, और करीब 50 स्पेलिंग मिस्टेक की बात भी सामने आ रही है। कुछ सवाल वो हैं जो गलत पूछे गए थे। ये मैं सुरजेवाला की PC के हवाले से और जो प्रश्न पत्र हमने देखा है उसके हवाले से बात कर रहे हूँ। इनेलो कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? देखिए ज्योति जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सरासर युवाओं के साथ एक धोखा है और भ्रष्टाचार का नया तरीका खोजा गया है। जिस प्रकार से CET को लागू किया गया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो विद्यार्थी, जो युवा है, जब किसी ने टीचर के लिए अपना BEd कर लिया, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली, और क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद एक नया टेस्ट ये सरकार लेकर के आई, CET, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से। अभय सिंह चौटाला जी बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं कि जब एक मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी कैंडिडेट ने तैयार अपनी पूरी कर ली है तो CET का मतलब ही क्या रह जाता है? आप उसका सर्विस का एक टेस्ट लीजिए, आप उसका इंटरव्यू लीजिए और योग्य व्यक्ति को लगाना चाहिए। ये दूसरी बात, भ्रष्टाचार का एक नया तरीका खोजा गया। देखिए 30 से 35 क्वेश्चन पेपर लीक हो गए हैं अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, और अब क्योंकि वो लीकेज वाले जो लीक हुआ करते थे, वो लीक भी पैसे में हुआ करते थे। बड़ी बड़ी कंपनियां पकड़ी गई और अपने HPSC में भी पैसे मिले, उन कंपनियों को बुलाया गया। भारद्वाज एंड कंपनी कौन सी थी वो। अब पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, अब जो है पेपरों में क्वेश्चन का रिपीटिशन किया जाता है। अब देखिए, इसको समझने का यदि हम प्रयास करें तो ये भ्रष्टाचार का नया एक बहुत ही शानदार तरीका खोजने का प्रयास किया गया है, जो कि पहली बार में पकड़ा गया है। जब बच्चा क्वेश्चन पेपर दे करके आता है तो जाहिर सी बात है वो घर में बैठ करके या किसी अपने मित्रों के साथ डिस्कस करता है, भाई ये क्वेश्चन में आए थे और ये मैंने ठीक किया, ये मैंने गलत किया, ये मेरा गलत होगा। तो वो उस प्रश्न का उत्तर खोज भी लेता है, लेकिन खोजता कौन है या वो जान लेता है, वो उनको इशारा कर दिया जाता है
कि भाई यही पेपर दोबारा इतना आएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी पेपर को पढ़ लो, इसको पक्का कर लो, 41 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। हमें तो इसमें ये भ्रष्टाचार लगता है कि अपने लोगों को समझा दियागा, बुझा दियागा, जो भी इसके एजेंट हैं, जो दलाल हैं, उनको ये बता दिया गया भाई ऐसे ऐसे कर लेना, हम इसी को रिपीट करवा देंगे। और ये रिपीटिशन के लिए जो पेपर सेटर की बात की जा रही है, ये ठीक है, हमारे साथी ने कहा था कि ये ट्रिक हो सकती है पेपर सेटर की, कि भाई वो ये ऐसा करके देखता हो कि शायद ये कामयाब हो जाए, इस तरह की ट्रिक। मैं ज्योति जी पूछना चाहता हूं, 10वीं कक्षा के पेपर, 12वीं कक्षा के पेपर, कॉलेज के पेपर में भी हमने कभी इस प्रकार की ट्रिक नहीं देखी कि कोई पेपर सेटर इस प्रकार की ट्रिक अपनाता हो कि बच्चों को क्या पता कि पेपर रिपीट हो जाएगा। आज तक नहीं कही। 10 ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं, उनमें भी कहीं इस प्रकार की ट्रिक हमने नहीं देखी गई। अगर ये इस प्रकार की ट्रिक पेपर सेटर ने अपनाई है, तो मेरा कहना ये है कि ये बोर्ड के इशारे पर अपनाई गई है, और बोर्ड ने उनको कहा है भाई ये ट्रिक को अपना लो, ताकि हमारे अपनों का भला हो जाए और लोगों को एक जो है ना पैसा मिल जाए, उनको उनकी आमदनी हो जाए, इस वजह से हुआ है। अदरवाइज देखिए ज्योति जी, अगर ऐसा नहीं है, ये मेरा एक विचार है, और जो कि मुझे लगता है कि ये सत्य है, ऐसा ही हुआ है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इतना लैक ऑफ सीरियसनेस ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑफ पेपर सेटर, ये क्या मजाक है? ये तो बहुत बड़ा मजाक है। इसका मतलब इस सरकार में कोई ऐसे लोग ही नहीं, क्या पेपर सेट करने के बाद वो चेक बैक नहीं होते हैं? 50 स्पेलिंग मिस्टेक 100 क्वेश्चन पेपर में, हद की बात है। ये तो बड़ा, मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश को बदनाम करने का काम किया गया है कि यहाँ जो एक सर्विस के लिए टेस्ट लिया जाता है, उसमें स्पेलिंग की 50 स्पेलिंग मिस्टेक 100 प्रश्नों में, और 41 पेपर रिपीट। ये तो एक तरह से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश तो शिक्षा रहित है। दूसरी बात जो है ना, यहाँ कोई ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति ने जो पेपर सेट कर दे, ये एक तरह की बदनामी है। दूसरी बात ज्योति जी, जो हरियाणा प्रदेश का युवा है, उसका मन भर चुका है इस गवर्नमेंट से। उन्होंने देख लिया कि या तो पेपर लीक हो जाते, पहली बात तो 50% हमारी सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है, सरकार उनको भरने का काम नहीं कर रही है। पेपर लेते हैं वो लीक हो जाते हैं, 20-20 लाख में पेपर बिकता है, कभी पेपर रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आज युवा जो है हरियाणा प्रदेश का ज्योति जी, लगभग मान के चलो काफी सारे, मैं कहूंगा विदेशों की तरफ रुख कर लिया है और विदेशों में भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया यहाँ रोजगार नहीं है। अगर किसी को रोजगार मिलना हो भ्रष्टाचार के तरीके से मिलना है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, और इस हरियाणा प्रदेश का युवा बाहर जाने लग गया है। आने वाले दिनों में देखना वो हम सब के लिए बड़ा घातक होगा कि हरियाणा जो है एक वृद्ध हरियाणा बनाने का काम करेंगे, क्योंकि युवा बहुत कम देखने को मिलेगा। सरकार को जागना चाहिए इस मामले में, सरकार और निष्पक्षता के साथ युवाओं के साथ व्यवहार करना। आपकी बात आ गई है सर। बेनीवाल जी, एक तरफ हरियाणा सरकार के दावे हैं हरियाणा गठन के बाद सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने की, और ये अपने आप में तथ्यात्मक है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरी ओर पर्ची खर्ची खत्म करने का भी दावा किया जाता है, लेकिन जब परीक्षा, पहले तो परीक्षा होने को लेकर ही संशय, वो भी कानूनी पक्ष हो सकता है। 41 से 41 सवाल रिपीट कर देना, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होना, उसके बाद ये कहना कि हम तो एग्जामिनर से बात करेंगे जी, तो क्या इसमें सरकार को या आयोग को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? हाँ, नमस्कार ज्योति जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए ज्योति जी, सीईटी का जो एग्ज़ाम है, इसका सीईटी की फुल फॉर्म इनको बदल देनी चाहिए बीजेपी वालों को। सी से होना चाहिए करप्शन ऑफ कमीशन, क्योंकि वो कमीशन खोरी उन्होंने चला दी है इसके अंदर। सामने आए वीडियो की 20 लाख में, 30 लाख में, 15 लाख में पेपर को लीक कर दिया गया, यानी कि ये लोग कमीशन खोरी कर रहे हैं और दलालों को बाहर छोड़ा हुआ है। दूसरा ई जो है, ई से कर देना चाहिए एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 पर है। आप कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा इन्होंने सरकारी नौकरी दे दी, लेकिन एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी ये लोग सबसे आगे हैं। हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। टी से है टॉर्चर ऑफ, टी से टी से टॉर्चर ऑफ टैलेंट है, जो हरियाणा का टैलेंट है, जो आगे निकलना चाहिए, जो निखर के सामने आना चाहिए, उसको मानसिक और शारीरिक तौर पर ये टॉर्चर है साफ साफ। 41 प्रश्नों का रिपीट कर देना कोई ट्रिक नहीं हो सकती।
ये अपने ही साथियों को बता देना कि पहले वाला प्रश्न पढ़ लो, उसी को सेम रिपीट कर रहे हैं, 50 गलतियां करके भी देंगे, ये भी बताया होगा इन लोगों ने। अच्छा। जिस बंदे को महर्षि लिखना नहीं आता उससे पेपर सेट करा रहे हैं। पहली क्लास का बच्चा लिख देगा महर्षि, खिलाड़ी, अरे आता डे नहीं आता, पता है उसको डॉक्टर अंबेडकर कैसे लिखा जाना चाहिए, उसको पता है कैसे लिखा जाना चाहिए, उसको यह भी पता है कि साइकिल कैसे लिखी जानी चाहिए। उस बंदे को हिंदी लिखनी नहीं आती है, वो सिर्फ सुन रहा है अंबेडकर, उसने सुना अंबेडकर, अंबेडकर लिख दिया, क्या उसका लिखना चाहिए नहीं पता। एग्रीकल्चर बोल दिया, उसको पता ही नहीं एग्रीकल्चर में ए आएगा या ए आएगा, वो कुछ भी अनशन लिखे जा रहा है। लेकिन भाजपा सरकार बैठकर कह रही है कि ये तो हमारी ट्रिक है। अरे भैया 50 गलतियां, हिंदी शर्मसार हो गई, हरियाणा आज शर्मसार हो गया। हमारे बच्चों का भविष्य, पर्सन ही ठीक नहीं है, हमारे बच्चे कैसे उनका उत्तर ठीक लिख करके आएंगे। ये बात सीधी सीधी आज मुख्यमंत्री जी को माननी चाहिए कि आधिकारिक रूप से हम पेपर लीक कराते हैं और इसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री जी को लेनी चाहिए, डिप्टी सीएम को लेनी चाहिए। ये बयान ना दें कि मैं सीएम साहब से बात करूंगा। अरे भैया बड़ी मछलियों को पकड़ो जिसकी वजह से पेपर आउट होते हैं, और बड़ी मछलियां ज्योति जी कोई और नहीं है, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों हैं, दोनों ने मिलके पेपर को लीक कराते हैं। हरियाणा के साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को रोडों पर धक्के खाने के लिए मजबूर करते हैं। एक बच्चा सुबह भूखा प्यासा एग्जाम के लिए निकलता है, लेकिन एग्जाम में देखे इतनी सारी त्रुटियां हैं, इतनी सारी गलतियां हैं, वो पेपर कैसे दे। मोरल डाउन होता है ऐसे बच्चों का। बच्चे क्या समझ के पेपर देने जाते हैं और क्या मुंह लेकर के वापस घर आते हैं कि मम्मी पापा पेपर में तो 41 क्वेश्चन रिपीट थे, शायद जिनने कल पेपर दिया था उन लोगों का ज्यादा अच्छा हुआ होगा, मुझे तो पता नहीं था इस चीज के बारे में। उन्होंने अपने ही लोगों को बताकर पेपर को वापस से ये ट्रिक खेली है हरियाणा के नौजवान साथियों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ जो इस पेपर को देने के लिए गए थे, जिसको नब छोर और नब चोर में फर्क नहीं पता। शायद फोन पर उसको बताया गया है कि नब छोर लिखना है, लेकिन उसको कम्युनिकेशन गैप की वजह से साहब ने नब छोर को नब चोर लिख दिया। उसको मालूम ही नहीं कि हिंदी में या हरियाणा के अंदर कौन कौन सी चीज है, झज्जर के अंदर क्या चीज थी, किसको छारा लिखना था, किसको नारा लिखना था, कुछ मालूम नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे नौसिखिया आदमी से पेपर बनवा लिया और आज कहते हैं कि हम एग्जामिनर से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद जिम्मेदार हैं, HSSC के जो अध्यक्ष हैं वो जिम्मेदार हैं। FIR किसी और पर नहीं, FIR अध्यक्ष पर होनी चाहिए। जो HSSC के आज के दिन हैं वो क्या कर रहे थे, वो तो सो रहे थे, उनका तो फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। क्यों नहीं जनता की सेवा के लिए आज भाजपा सरकार आगे है। हर बार किसी भी छोटे आदमी को पकड़ के सामने पेश कर देते हैं। मैं एक उदाहरण भी दूंगा अभी ज्योति जी आपको। जब यमुना में बाढ़ आई, अभी अभी आई है, जब खट्टर साहब कह रहे थे कि हमारा कोई रोल नहीं है, तो भैया कल क्यों सर्कुलर पास कर दिया कि तरुण अग्रवाल हैं, उनके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर पास कर दिया, मनोज एक्सियन के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर पास कर दिया, मुकेश एसडीओ के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर पास कर दिया। नियंत्रण में चार यमुना पे जो आईटीओ पे बहराज थे वो क्यों नहीं खुले। जब तो ये कह रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पल्ला झाड़ रहे थे मीडिया के सामने। अब उस कमीशन लेटर को सामने लेके क्यों नहीं आते कि हमने कार्रवाई की है, हमारी गलती की वजह से हरियाणा डूबा है, हमारी गलती की वजह से दिल्ली डूबा है। और इन्होंने वो अलग विषय है सर, वो अलग विषय है। इनको पता होने के बावजूद सीआईडी नहीं सारे विषयों पर आप 1 घंटे के भीतर चर्चा नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, मैं पहला उत्तर बड़ी विस्तार से देने देती हूँ। आपने बात कह ली है, अब आपकी बात खत्म हो गई है तो आप ऊपर भी जा रहे हैं। आप नहीं, आप हथिनीकुंड बैराज पर भी जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। हर चीज के मैं चर्चा को आगे ले जाऊंगी अभी सर। इनका हर एजेंसी फ्रॉड है, ये एजेंसी का बहाना ले लेते हैं, प्रॉपर्टी आईडी में एजेंसी फ्रॉड है। चलिए अरे भैया आपकी सरकार है, आप करते क्या है। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली है। जेटली जी एक आरोपी लग रहे हैं जिसको कोई भी अगर सुनता है, कोई भी इंसान, कि पहले दिन एक प्रश्न पत्र आता है, अगले दिन के पेपर में कह दिया जाता है अपने लोगों को कि आप वो प्रश्न पत्र पढ़कर आए, उसके बदले में बाकायदा रिश्वत भी ली जाती है। तो ये यकीन करना बहुत मुश्किल नहीं है लोगों के लिए इस आरोप पर। देखिए, मैं 3 राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और मैं तीनों को सुना, धैर्यपूर्ण सुना, तीनों ने अपनी अपनी बात रखी। और ये सरकार ऐसी है, जैसा ज्योति जी आपने अभी बोला, कि पर्ची खर्ची वाली सरकार नहीं है। क्योंकि लुटियन जोन के अंदर हर व्यक्ति अपनी जेब में पर्ची डाल के घूमता था, लोगों से पैसा इकट्ठा करता था,
और जो मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं उनके पास जाकर के उनसे फिर हिसाब किताब बनाता था, उसके बाद नौकरियां दी जाती थी। उसके बाद ज्योति जी पर्ची की जरूरत ही नहीं है, पहले बता दिया जाता है 41 क्वेश्चन तो वही है, जाओ कर दो। ठीक है, आप अपनी बात कह चुके हैं, अभी सुन लीजिए। नहीं, मैंने सुन लिया इनकी बात। इनकी पीड़ा को समझ में आती है क्योंकि इनके दो मंत्री पीड़ा मेरी नहीं है, पीड़ा नौजवान बच्चों की, हरियाणा के रोजगार के है, हरियाणा के नौजवान बच्चों की है, मेरी पीड़ा नहीं है। जो पीड़ा आपकी है, आप हरियाणा के नौजवानों को बेरोजगार रखना चाहते हैं। आज ऐसे ही हरियाणा के नौजवान रोडों पर घूमे। पंकज बेनीवाल जी, ऐसा विषय है जिस पर आप दिन भर भी चर्चा कर सकते हैं, ये चिल्ला चिल्ली करेंगे तो सर समय ही जाया होगा, इसके अलावा कुछ ये समय की बर्बादी। अब अपनी बात कह चुके हैं, आप ध्यान से सुने। आपने भी तो हो सकता है कुछ गलत तथ्य रखे होंगे, आपको ठीक लगे होंगे, वो आपने अपनी बात कही, इनको जो ठीक लगे इनको कहने दीजिए, दर्शक डिसाइड करेंगे। बोलिए राजीव जी। मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूँ पूरी विनम्रता के साथ, क्योंकि देखिए 3 राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता और तीनों ने भ्रष्टाचार के ऊपर बात करी। मैं एक एक करके भ्रष्टाचार बताता हूँ कैसे किसे। सबसे पहले मैं कांग्रेस पे आता हूँ। ज्योति, आपको याद होगा कि एग्जाम के अंदर कई बार अंगूठों के निशान लिए गए थे और अंगूठों के निशान जो थे वो पैरों के लिए गए थे, हाथों के नहीं लिए गए थे। तो कांग्रेस शासन के अंदर हुआ था ये। कांग्रेस राज के अंदर उसे कहते थे भ्रष्टाचार। खुले तौर पर कोई भी राजनीतिक नेता अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में खड़ा होकर कहता था कि मैंने इतनी नौकरियां दे दी। हमें समझ नहीं आता था कैसे दे दी। हम सोचते थे कि एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसके बाद जो काबिलियत होती है वो नौकरी दे देता है, लेकिन ये तो सार्वजनिक मंचों के ऊपर बोला जाता था। नंबर 2, दूसरा, हमारे नैनो के साथी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने हमें भ्रष्टाचार के ऊपर लेक्चर दे दिया। अरे भाई, अगर अलमारी का दरवाजा पीछे से खोलकर पेपरों को निकाल कर उसको चेंज किया जाएगा और उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी दे दी जाएगी जो वहां पर काबिल नहीं था, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? क्योंकि आपने मैनुअली भ्रष्टाचार किया और उसकी सजा भी भुगती। आज आप सजा भुगत करके बाहर आए। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं हम। इनके तो 2 मंत्री जेल के अंदर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे? भ्रष्टाचार के चलते जेल के अंदर बैठे हैं। और भ्रष्टाचार की वजहों से जो खामियाजा हरियाणा प्रदेश की जनता ने भुगता, उसको दूर करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाया गया। आज ये बात आ रही है कि कोई गरीब व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, उसके बच्चे को नौकरी जो कल्पना से परे थी, वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। हरियाणा के अंदर एक बात बहुत राजीव जेटली जी, आपकी सारी बातें सुन ली है। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ आप इस बात का उत्तर देंगे। ये जो आरोप लग रहा है कि पहले दिन जो पेपर था उसके 41 सवाल आप लोगों ने रिपीट कर दिए, ये विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों ने रिपीट कर दिए। ठीक है, कुछ लोगों को कह दिया गया कि आप पिछला पेपर पढ़ के आ जाइए, उनसे इसकी एवज में रिश्वत ली गई। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए में पिछला पेपर बेचा गया। इस पर क्या जवाब है आपके पास? देखिए, ये तो यही बता पाएंगे क्योंकि इन लोगों को पता है, जिन लोगों को बोला गया। अगर इनके पास कोई तथ्य होते तो ये कोर्ट में जाते, ये पुलिस के पास जाते, ये केस रजिस्टर करवाते, उसकी छानबीन होती और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई सामाजिक संस्थाएं नहीं है। इन सब राजनीतिक पार्टियों ने भ्रष्टाचार किया है और सत्ता चाहती है, ये सत्ता में आना चाहती है। ये जो आज जोर जोर से भ्रष्टाचार को लेकर के बोल रही है, इनमें से एक भी पार्टी उंगली उठा करके बोली हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का कोई इल्जाम नहीं है, क्योंकि पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है। और मैंने सबसे पहले इस बात को बोला था, सबसे पहले इस बात को रखा था कि ये एग्जामिनर डिसाइड करेगा और जवाब भी वही देगा कि क्या त्रुटि रही, क्या मेरी जानबूझ करके ये ऐसी मंशा थी कि मैं रिपीट करूं, या मुझे ऐसा लगा कि ये रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए था तो उसका जवाब भी वो देंगे। अगर कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इसका जवाब भी अगर कोई देगा तो वही देगा जिसने ये एग्जाम सेट किए हैं, जिसने। नहीं जेटली जी, फिर तो नहीं, भर्तियां जो होंगी फिर उनका क्रेडिट भी उन्हें दीजिएगा, आयोग को दीजिएगा। वो सरकार क्रेडिट लेने की अगर बारी आती है तो सरकार आगे है। ढुल जी ये कह रही थी, अगर कोई खामी, कोई लापरवाही, कोई गलती हो जाती है तो फिर आप एग्जामिनर को आगे कर देते हैं। तो सरकार को अगर गलत हुआ तो सरकार को जिम्मेदारी भी लेनी होगी। इस बात को स्वीकार करते हैं आप? बिल्कुल, मैं आपसे मानता हूँ। सबसे बड़ी बात होती है, अगर कोई जेई, कोई एसडीओ, कोई एक्सीएन अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होती है, उस एक्सीएन के खिलाफ कार्रवाई होती है? सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर किसी ने कहीं पर कोई संलिप्तता दिखाई है तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? जो व्यक्ति जिस बात के लिए निर्धारित किया गया है, कार्रवाई उसके खिलाफ होती है। लेकिन अभी तो कार्रवाई बनती भी नहीं। अच्छा। पहले आपसे बोला था ये अब एग्जामिनर को, जिसने क्वेश्चन डिसाइड किया, उसको डिसाइड करना है कि क्या जवाब देना है। उसके जवाब के बाद ही सरकार कोई कार्रवाई कर सकती है। आज मैं एक बात बोलना चाहता हूँ,
बहुत आज अभी आ रही श्वेता जी, मैं आपके पास मैं आज एक बात बोलना चाहता हूँ जी कि इस प्रदेश के अंदर पहली बार ये काम हुआ कि बिना खर्चे के, बिना पर्ची के लोगों को नौकरियां मिली। हम नहीं कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं। आपको पता है ज्योति कि आप ही के चैनल के ऊपर लोग खुद बाहर निकल करके आए, उन्होंने बताया। आप थोड़ी, मैं आपको मेवात की बात बताता हूँ। अगर आप मेवात में जाकर रैंडम इंटरव्यू करवा लें, रैंडम इंटरव्यू लोगों के, और उनसे पूछें क्या कल्पना करी थी ऐसी नौकरियां मिल सकती है, लोगों को ये मानना था कि मेवात के लोगों को तो नौकरी ही नहीं दी जाती है, अनपढ़ रखा जाता है। आज पहली बार मनोहर सरकार की तारीफ अगर मेवात के अंदर की जाती है तो इस बात के लिए की जाती है, हर व्यक्ति जानता है कि अगर मेरा अधिकार है, मैं शिक्षित हूँ, मैं काबिल हूँ, तो मुझे नौकरी मिलेगी। लेकिन हम पीछे से अलमारी, सुनिए, हम पीछे से अलमारी नहीं तोड़ेंगे, हम शराब बेच के रिश्वत नहीं कमाएंगे और जेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, शराब बेच के, जैसे आम आदमी पार्टी अभी बात कर रहे हैं। अरे जेटली जी, ये भी बता दो, जिसको महर्षि लिखना नहीं आता था वो पेपर सेटर हो सकता है क्या? जिसको डॉक्टर अम्बेडकर लिखना नहीं आता वो पेपर सेटर हो सकता है क्या? यहाँ बैठकर ज्ञान न बांटे, यहाँ बैठकर बताए कि 50 जो स्पेलिंग मिस्टेक थी वो कैसे हुई? 50 स्पेलिंग मिस्टेक की जिम्मेदारी किसकी है? 50 स्पेलिंग मिस्टेक की जिम्मेदारी किसकी है? किसको साइकिल लिखना नहीं आता? पहली क्लास का बच्चा लिख देता है साइकिल भी और महर्षि भी। शराब माफिया बाहर नहीं आ जाएंगे। महर्षि लिखना आता है बच्चों को। शराब ना बांटो, यहाँ बैठ के रोजगार की बात करो, सीईटी की बात करो, हरियाणा की जनता की बात करो, वोट हरियाणा की जनता के लिए, रोजगार हरियाणा की जनता को देना है आप लोगों को। मेवात क्या जानता, मेवात के लिए क्या बात कर रहे थे आप? मेवात को आप लोगों ने जला दिया। हरियाणा के अंदर पहली बार है मेवात। बेनीवाल जी चर्चा को नहीं तरीके से चर्चा करेंगे हम। रमन सिंह जी आएंगे आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास, आपको भी काउंटर में कुछ कहना है। श्वेता ढुल जी कुछ बोलना चाह रही हैं। श्वेता जी देखिए, एक तो इतना तो क्लियर है कि जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो संशय की स्थिति में है। पहले तो इस बात को लेकर ही कि परिणाम कब आएगा, क्योंकि अदालत से स्टे हो गया था। अब इस बात को लेकर भी कि अब जो ये क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं, क्या ये परीक्षा रहेगी या फिर इसे रद्द कर दिया जाएगा, इसे लेकर भी उलझन की स्थिति में। जी, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से। अगर एग्जामिनर कहेगा कि उन्होंने ट्रिक लगा के 41 क्वेश्चन रिपीट किए तो सरकार क्या करेगी? क्या है उनके पास जवाब? कोई जवाब नहीं है। ठीक, दूसरा मैं आपसे बात करती हूँ, पर्ची खर्ची जो ये बार बार बोलते हैं। 2018 में कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आज तक विधानसभा में टेबल नहीं की गई है। वहाँ इनके ऊपर सीबीआई बिठाने की बात हुई थी, लेकिन कोर्ट में सरकार पेश हुई, उन्होंने कहा कि हम हाईएस्ट लेवल पे एक मॉनिटरिंग बॉडी लगाएंगे, एक बनाएंगे, एसआईटी का गठन करेंगे और हम उसके बाद रिपोर्ट टेबल करेंगे। आज तक उसका नहीं पता है। दूसरा, अनिल नागर का ये है कैश फॉर जॉब स्कैम 2, इसकी रिपोर्ट भी आज तक डिटेल रिपोर्ट विधानसभा में टेबल नहीं हुई है। तीसरा, ये कहते हैं कि खर्ची पर्ची नहीं है, लोगों से खुद पूछ लें। तो मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। जनसंवाद के कार्यक्रम चल रहे थे और सीईटी के बच्चे, क्योंकि वो मेरे संपर्क में है, हर एक जिले में मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पंडाल में नहीं घुसने दिया जाता था, घुस जाते थे तो माइक नहीं मिलता था, माइक मिल जाता था तो सीईटी बोलते ही सबसे पहले उन्हें बिठा दिया जाता। और बाहर जाके 2 जगह ऐसा हुआ है जहां उन्हें डराया गया है, धमकाया गया है और कहा गया है कि तुम उठ तुम्हारे घर से। ये चीजें हुई हैं जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साहब के। तो ये खर्ची पर्ची वाली बातें हैं आपकी, थोड़ी बहुत सही होंगी, बाकी पूरी नहीं है, वो भी ग्रुप डी तक। और उसमें भी इतनी सारी चीजें है ना, इतनी सारी चीजें, यदि मैं एक एक चीजें खोल खोल के बोलने लग जाऊं तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो। अब बात करते हैं यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की। पहला, पेपर लीक होना किसे कहते हैं? पेपर होने से पहले सवालों का पता होना, इसे कहते हैं पेपर लीक, जो कि हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, पेपर बनाने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो जो पेपर है उसको रद्द होने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तीसरी बात, 12वीं और ग्रेजुएशन का पेपर का लेवल एक जैसा कैसे? चौथी बात, एक और गंभीर मुद्दा जो कि अभी तक किसी ने नहीं उठाया, नई चीज है ये। पेपर होने से 12 घंटे पहले अडेंडम नाम का एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें सैकड़ों बच्चों को पास दिखाया था। रातों रात ये अडेंडम जारी हुआ था, लेकिन उनकी ओएमआर 2 दिन पहले सेंटर पे कैसे पहुंच गई? क्योंकि ओएमआर के ऊपर तो रोल नंबर और सब कुछ लिखा रहता है, वो कैसे पहुंच चुकी थी? अब यहाँ पे एक और जो नया पहलू कल ही जो ऐड हुआ है वो ये है, पेपर लीक हुआ है, 15 से 20 से 25 लाख रुपए में बताया जा रहा है, और ये गैंग भी पकड़ा गया है जो कि एक्सेप्ट भी कर रहा है कि उन्होंने बेचे हैं ये पेपर। उसके बारे में सरकार क्या करेगी? कहने का अर्थ ये है कि हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दिस? आप इस सबका ब्लेम किसी और के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? ठीक है मैडम, आपने बहुत सारे सवाल आपने उठाए, मैं इन सवालों के जवाब लेने का प्रयास करूंगी, लेकिन एडवोकेट रविंद्र ढुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी पहला जवाब। ढुल साहब,
अभी तक हमने डिबेट तो बहुत की, इसको लेकर सवाल भी पूछे कि सवाल कैसे रिपीट हुए, अब तक का कानूनी पक्ष क्या थे, क्या हो सकता है इसे लेकर और क्या करने का प्रयास किया गया है? तो इस मामले में कानूनी पक्ष जो है फ्लक्चुएटिंग है। राजस्थान हाईकोर्ट एक तरफ बड़ी क्लियर तौर पे कहती है कि यदि पेपर रिपीट होता है तो गैर कानूनी है। इस प्रकार के मामले में बड़ी डिटेल्ड गाइडलाइन जो है जारी की गई है। लेकिन हमारी हाईकोर्ट के अंदर 2 जज साहब का जो है मामला, उनकी सोच इससे थोड़ी सी अलग रहती है, क्योंकि रूल ऑफ प्रेसिडेंट वहाँ पे लागू होता नहीं है। तो हमारे हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो है कैंडिडेट्स को एज सच कोई राइट नहीं है इस चीज का, तो उसको कोई प्रेजुडिस होती नहीं है। लेकिन जो वर्तमान मामला जो है बहुत महत्वपूर्ण, जो हम बार बार उसको अलग कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों पेपर जो है 24 घंटे के अंतराल में हुए हैं। 27,500 के आसपास में अभ्यर्थी दोनों क्वेश्चन पेपर में कॉमन थे। इन दोनों चीजों को ना तो कोर्ट मना कर सकती है, ना सोच सकती है, ना ही कमीशन इससे जो है इसको इग्नोर कर सकता है, इतनी बड़ी और इतनी सब्सटेंशियल चीज को। तो किसी भी कोर्ट को इस चीज को देखना पड़ेगा कि भी इसके कारण डेफिनेट उन कैंडिडेट्स को प्रेजुडिस हुई है जो कि दोनों एग्जाम के अंदर कॉमन नहीं थे। ये ऑन द फेस ऑफ इट दिखता है, इसके लिए बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तो ये आप ये कह रहे हैं कि ये 2 बातें हैं जो इस केस को बहुत अलग बनाती हैं। एक तो एक दिन का भी इसमें गैप नहीं था, अगले ही दिन होता है और उसके बाद बहुत सारे हजारों बच्चे वो हैं जिन्होंने 12वीं के आधार पर भी परीक्षा दी थी और ग्रेजुएशन के आधार पर अगले ग्रुप की भी परीक्षा दी थी, जो इस केस को अलग बनाता है बाकी मामलों से। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं जिसका शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। HSSC की जो एग्जामिनर की इशू है आज से नहीं चल रही है। 2017 में इनके एग्जामिनर को हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट करवाया था क्योंकि उन्होंने कोर्ट के आगे बकायदा झूठा एफिडेविट फाइल किया। इनके एग्जामिनर ने 2019 के 2021 में जो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसके दौरान एक ऐसा पेपर बनाया जिसके अंदर इन्होंने सारे के सारे पशुपालन और कृषि विभाग के क्वेश्चनों को कॉपी कर दिया किसी उत्तर प्रदेश के पेपर से। अभी किसी कांस्टेबल को कृषि विभाग का कोई पशुपालन का काम करना है, अफरा तफरी में जब ये चीज लोगों के बीच में आई तो इनको पेपर कैंसिल करना पड़ा। यही काम HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में किया, 85 क्वेश्चन कॉपी करी, उसके बाद में क्वेश्चन पेपर को कैंसिल करते हुए। तो इस चीज को ऑल राउंड पिछले 6 साल से कमीशन सेटल क्यों नहीं कर पा रहे हैं दोनों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, हरियाणा स्टाफ सर्विस कमीशन में, ये चीजें बार बार क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? ठीक है, जवाब लेंगे इस बात का भी। रमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमन जी देखिए, एक तो सरकार ये कहती है कि अगर कोई खामी, कोई लापरवाही, कोई गलती पाई जाती है तो जो गलत कर रहा है या जिसकी गलती है उस पर हम एक्शन लेते हैं, हमारी कम से कम कोई मंशा या इरादा गलत नहीं है। देखिए ज्योति जी, ये आज इतिहास में कोई पहली बार तो इनके समय में हुआ। इन्होंने तो इतिहास रच दिया। अभी मेरी एक बहन बोल रही थी तो उन्होंने इतनी खामियां गिनाई, हम सब प्रवक्ताओं ने गिनाई। इनका तरीका जो है ना वो बड़ा मतलब काबिले तारीफ है कि गलती करके गर्दन काट के और कह देते हैं जी इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है तो सब कुछ ठीक है। थप्पड़ मार के कहते हैं रोना मत, मैंने तो प्यार से मारा था। सारा मजाक बना के रख दिया है हरियाणा का हर वर्ग का। ऐसे ही इनकी प्रॉपर्टी आईडी है, ऐसे ही इनके ये पोर्टल है, सब कुछ है। मतलब आज ये पर्ची खर्ची की बात करते हैं, इनको ये भूल गए हैं कि इनके समय में दफ्तर में 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया नौकरी देने वालों को। इन्हीं की सरकार में पकड़ा गया। बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। जहाँ से नौकरियाँ के रास्ते खुलते हैं वहीं पे सेक्रेटरी के 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया। आज तक उसकी जांच का नहीं पता वो कहाँ। विधानसभा के पटल पे भी हमने उठाई बार बार। दूसरी बात, 41 क्वेश्चन रिपीट होना कोई मजाक बना दिया। ऐसे कोई होता है क्या? कोई सिस्टम है? और बड़ी मतलब मैं इनकी तारीफ करता हूँ कि इनके हौसले को मतलब कि गलती करके सामने इस तरह से पेश आते हैं कि साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो पाक साफ हैं, दूध के धुले हैं। 35 बार पेपर लीक होके कैंसिल हो चुका है प्रांत में और बड़े बड़े दावे करते हैं, दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, पर्ची खर्ची की बात करते हैं। अरे तुम्हारे तो दफ्तर में 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया सेक्रेटरी के पास। जो नौकरियां देने वाले लोग हैं, ऑडियो आए हैं, बार्गेनिंग होती हुई सब कुछ पकड़ी गई है। कोई कह रहा है जी 20 लाख दूंगा मैं इस नौकरी के, 30 ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मजाक बन रखा है। और बड़े मतलब आके बड़े वैसे ही प्रॉपर्टी आईडी है, ज्योति जी की जमीन है वो डुल बहन जी के नाम चढ़ी हुई है, इंतकाल रमन के नाम चढ़ा हुआ है। ये इनकी पॉलिसीज हैं। कोई आज तक इनका ऑनलाइन कुछ सक्सेसफुल हुआ है? वहां पे 50 करोड़ रुपए पेमेंट कर दी, जी हम बाद में करेंगे। आज यही बात इसमें कह रहे हैं
जी हम इसकी जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कितनी बड़ी धांधली है, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या चाहिए? आज हाहाकार मचा हुआ है, बच्चों ने मतलब उनको खुद नहीं पता बेचारों को कि इस एग्जाम के बाद भी उनका क्या भविष्य है। बिल्कुल। देखिए ये तो क्लियर है कि संशय तो है, अभी ऐसा नहीं कि अपना पल्ला झाड़ लो दूसरों को कुछ कह के। जी रेड्डी साहब, देखिए शुरुआत में राजीव जी एक बात तो ये साफ कर चुके हैं कि हम पूछेंगे कि ये जो सवाल रिपीट किए गए हैं ये क्या सोचकर किए गए हैं, इसके पीछे क्या कोई प्लानिंग थी, और अगर नहीं थी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उनको लेकर भी जवाब लिया जाएगा। अगर कोई गलती पाई जाती है, हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक की तो बहुत क्लियर दिख रही है, तो उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि क्या पेपर तैयार करने वाले वो लोग हैं जिनको बहुत साधारण सी जो हिंदी व्याकरण है वो भी नहीं आती है? बिल्कुल ज्योति जी, देखिए 41 क्वेश्चन रिपीट और 50 स्पेलिंग मिस्टेक 100 क्वेश्चंस में इतनी बड़ी गलती करके हरियाणा प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में अपमान करवाने के बाद ये प्रवक्ता जो यहाँ बैठ करके बड़े गर्व के साथ और बड़े हौसले के साथ बातें कर रहे हैं, इनको यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए थी और इनको कहना चाहिए था हम बहुत शर्मिंदा हैं और हमसे गलती हुई है, हम आगे सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसके उलट ये जो है ना बताते हैं कि अलमारी नहीं काटते। मेरे भाई उन अलमारियों में करोड़ों की अटैचियां नहीं थी, आपके तो टेबल के नीचे ही करोड़ों की जो ना अटैचियां मिल रही हैं। 35 क्वेश्चन पेपर जो लीक हो गए हैं और अब नया भ्रष्टाचार का तरीका निकाल करके नया तरीका अपना रहे हो 20-20 लाख रुपए कमाने का। दूसरी बात ज्योति जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, जो पेपर सेटर है, श्वेता ढुल बहन ने ठीक कहा, अगर वो कहता है कह देता है भाई मैंने तो ट्रिक लगाई थी, तो फिर क्या सरकार करेगी, उसका जवाब दो। इससे आगे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या केवल मात्र पेपर सेटर ही पेपर को फाइनल करके पैक कर देता है? लो भाई पेपर सेट कर दिया, यू पैक कर दिया और पेपर ले लो। कई चैनल होते हैं ज्योति जी, पेपर सेट करता है, फिर एक ग्रुप होता है, बोर्ड होता है, वो उसको चेक करता है, फिर दोबारा 3-3 बार वो पेपर चेक होते हैं और इतनी लंबी चेकिंग के बाद अब फिर भी इतनी गलतियां रहती हैं, तो ये जानबूझ करके नहीं तो हम कैसे मान लें कि ये अनजाने में हुआ है। और पेपर सेटर जो नबछोर जैसी स्पेलिंग नहीं जानता, जो महर्षि जैसी स्पेलिंग लिखना नहीं जानता, अगर वो जानबूझ करके नहीं करता तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को पेपर सेटिंग के लिए अपॉइंट किया जाता है जो कि ग्रामर तो छोड़ो, जो जानता ही नहीं, हिंदी ही नहीं जानता, वो तो ना इंग्लिश जानता ना हिंदी जानता। तो ऐसे एक कम पढ़े लिखे को अगर पेपर सेटर बनाया है तो इनकी गलती है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो क्या उसी को फाइनल अथॉरिटी थी कि भाई आप पेपर सेट करके पैक कर दीजिए और इनको जो है ना इतने पेपर प्रिंट करवा करके पैक करवा दो और हम पेपर ले लेंगे। इसका मतलब सरकार सो रही है, इतनी ज्यादा बेपरवाह है कि भाई वो एक ही व्यक्ति के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। पब्लिक जाए, युवा जाए भाड़ में, एक व्यक्ति ने जो कर दिया सो कर दिया। मेरे विचार से ऐसा कभी नहीं हो सकता कि केवल मात्र पेपर सेटर ने पेपर सेट कर दिया हो और उसको जो है ना आगे आप ये मान रहे हैं कि इसमें आयोग और सरकार दोनों ही शामिल हैं, आप ये कह रहे हैं। एक और बात, हाँ ज्योति जी एक बात और सिर्फ 5 सेकंड के लिए, इन्होंने कांग्रेस की गलतियां गिनाना शुरू कर दिया, इनेलो की गलतियां गिनाना शुरू कर दिया। तो भाई आप 9 साल से हरियाणा प्रदेश पर शासन कर रहे हो, क्या अभी उन्हीं बातों को पीटते रहोगे? 9 साल में तो वो कहते हैं ना, हमारी अपनी हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि 12 साल में तो कुर्डी के भी भाग जाग जाते हैं। और भाई आपको 9 साल शासन कर दिया, दूसरों की गलतियां ही निकालते रहोगे क्या? ठीक है, इसलिए पेपर आउट कर रहे हो कि कांग्रेस ने भी किए थे। इसलिए रिश्वत ले रहे हो, इसलिए करोड़ों की टैक्सी मिलती है कि कांग्रेस भी लेती थी। 2 बार में तो उम्मीद की जाती है कि, और ये खुद भी दावा करते हैं कि हमने पूरा सिस्टम परिवर्तित कर दिया, के बदल दिया है। बेनीवाल जी, हो सकता है कि सरकार बहुत सारी नौकरियां बहुत जल्दी भी युवाओं को देना चाह रही हो कि जल्दी जल्दी युवाओं को सरकारी नौकरी मिले, लेकिन इतना तो बहुत क्लियर दिखता है कि जितने पेपर लीक हुए हैं या जिस तरह से सवाल रिपीट किए गए हैं, जितने स्पेलिंग मिस्टेक की गई है, आयोग के चलते सरकार को बहुत बार किरकिरी झेलनी पड़ी। देखिए ज्योति जी, 2 पेपर होते हैं, एक में क्वालिफिकेशन दे रखी है 12वीं क्लास, एक में क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन।
दोनों के पेपर में कुछ तो अंतर होना चाहिए था, लेकिन दोनों ही पेपरों का समान होना, क्वेश्चंस का रिपीट होना और 50 गलतियां होना। 41 क्वेश्चन रिपीट हैं, 50 क्वेश्चनों में गलती है 91, 91 क्वेश्चन 100 में से 91 क्वेश्चंस में तो गड़बड़ हो गए। और 2 क्वेश्चन हिंदी के रिपीट कर दिए, 2 क्वेश्चन इंग्लिश के रिपीट कर दिए। मेरा नाम ये है, वही नीचे फिर से आ रहा है, मेरा नाम ये है, मैं उस कक्षा में पढ़ता हूं, मैं उस कक्षा में पढ़ता हूं। 2 बार ऐसे क्वेश्चन हो गए, यानी कि 4 वो चले गए। 95 क्वेश्चन 100 में से 95 क्वेश्चन ऐसे रहे जिसके लिए बच्चों के साथ धोखा हुआ। और ये कह रहे हैं कि ट्रिकी गेम हो सकता है। अरे भैया 50 गलतियां भी ट्रिकी थी क्या? साइकिल लिखना नहीं आ रहा, महर्षि लिखना नहीं आ रहा, ये भी ट्रिक था आपके एग्जामिनर सेटर का? ट्रिकी गेम कह देना ये भाजपा का आज आधिकारिक बयान है। ये आखिर में आकर भी यूं ही कह देंगे हमारे तो एग्जामिनर की ट्रिक थी, और जो गलतियां हुई वो कंप्यूटर से गलतियां होगी। ये इनका आंसर मिलने वाला है, क्योंकि राजीव जी की बात से प्रतीत हो रहा है कि वो इस दिशा के अंदर जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जो आज आपसे एग्जाम देने आए थे, जो बच्चे नौकरी पाना चाह रहे थे, वो बेरोजगार युवा हैं। उनका घर खर्च कैसे चलता है? वो लोग पैसा खर्च करके रेवाड़ी से करनाल पहुंचे हैं, करनाल वाले चंडीगढ़ पहुंचे हैं, चंडीगढ़ वाले पंचकुला पहुंचे हैं, पंचकुला वाले कहीं और पहुंचे हैं। वो बेचारे अपनी जेब से पैसा खर्च करके पहुंचे हैं, और उनके सामने पेपर आता है ऐसा जिसमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगती है। तो उन बच्चों के मोरल का, मैंने जो टी का बताया था आपको, टॉर्चर ऑफ द टैलेंट हो रहा है हरियाणा में, वो सीईटी में टी का यही है मीनिंग। तो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, फाइनेंशियली भी, मानसिक भी और फिजिकली भी, और उनके परिवार वालों को भी इसी यातना को झेलना पड़ रहा है। इसके लिए सीएम साहब, सीधा सीधा आयोग के अध्यक्ष, दोनों ही जिम्मेदार हैं। दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सीएम साहब को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा पेपर सेटर कौन था, किस नशे में वो पेपर सेट कर रहा था कि वो ए को ए लिख रहा था, ए को ए लिख रहा था। ऐसा कौन एग्जामिनर था? और 20 करोड़ रुपए एक साल में 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं भाजपा सरकार, जजपा सरकार के द्वारा पेपर्स को लेने के लिए। उस 20 करोड़ का कौन जवाब देगा? अभी मैं लास्ट में मैं जेटली जी से आखिरी जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले ढोल जी देखिए, जो 2 पेपर हुए हैं उसमें कुछ बच्चे वो हैं 12वीं के जिनको लगेगा कि अगले दिन जो रिपीट हुए तो उनके साथ तो ये धोखा हो गया। के अगले दिन जो परीक्षा देने पहुंचे उनमें से कुछ वो होंगे जो 12वीं का, जो आप भी बार बार बता रहे हैं जो बात, कुछ ने पिछले पेपर को पढ़ा होगा, कुछ ने उसके आंसर नहीं देखे होंगे। तो ये तीन तरह के अभ्यर्थी होंगे, जिनमें किसी में खुशी भी है कि हमने पिछला पेपर पढ़ा तो हम जाहिर है मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर होंगे। तो कुछ अभ्यर्थियों को अच्छा लगा होगा, या सभी के लिए निराशा आ गई जो हुआ? रविंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? देखो जी, आपने बिल्कुल एक वैलिड एंड जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या सभी कैंडिडेट, सच्चाई यही है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है, जब आप पेपर देखेंगे पीछे वाला पेपर देखेंगे, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे इस मेंटलिटी के होते हैं, ये क्वेश्चन तो आगे, इनका तो कोई फायदा नहीं है, इनको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं। तो वो उनकी अपनी अपनी साइकी के ऊपर डिपेंड करेगा। बट इन एनी केस जो एंटायर प्रोसेस है, जो कंप्लीट प्रोसेस जो सीईटी का है, वो कहीं से भी इम्पार्शियल और ऐसा नहीं दिखता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश ना हो। देखिए, मैं माननीय कोर्ट की एक बात को ही कोट करूंगा जो उन्होंने कोर्ट में कमीशन को समझाते हुए कहा था। समझाते हुए कि 1 तारीख से 4 तारीख तक लगातार सुनाई चली थी, 1, 2, 3, 4 दिन लगातार हर दिन माननीय कोर्ट के द्वारा महाधिवक्ता को या फिर सरकारी वकील को ये कहा जाता रहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रोफेशनल बॉडी है, एक कॉम्पिटेंट बॉडी है, और लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं। जिस प्रकार से आप पेपर कंडक्ट कर रहे हो, यदि आप इस प्रकार से पेपर कंडक्ट करने का प्रयास करेंगे तो जनता का आपके ऊपर से विश्वास टूटेगा, और एक इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर से विश्वास टूटने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप अगर 10 या 12, 15 दिन के बाद में पेपर ले लेंगे, इससे कोई फर्क किसी को नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पेपर ऐसा करवाइए जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई शक पर की गुंजाइश ना हो। जी, जेटली साहब, क्या इन्होंने ऐसा करवाया है? हाँ। मेरे हिसाब से तो नहीं करवाया। ठीक है सर, मैं उतर लूं इस बात का। जेटली साहब, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी तो नहीं हो रही है कि जल्दी जल्दी नौकरियां देनी है? और दूसरा मैं सवाल ये पूछ लूं कि क्या एजेंसी पर कोई कार्रवाई होगी? अगर एजेंसी पर कोई कार्रवाई होगी तो ये पेपर रद्द किया जाएगा?
देखिए, मैं तो रविंद्र ढोल जी आपके बीच में बैठे हैं, मेरे दोस्त भी हैं और एक बुद्धिजीवी है, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है। इनके मुंह से गलती से एक बात निकल गई है और इस बात की तरफ गौर कीजिएगा, मजबूरी में निकली होगी क्योंकि ही नोज अबाउट द लॉ। तो इन्होंने कहा कि क्या साइकी रही है उसके पीछे, और सबसे पहले मैंने जब डिबेट की शुरुआत करी थी तो यही बोल रहा था, हो सकता है कि उनको लगा हो कि ट्रिकी तकनीक अपनाई जाए, हो सकता है यहाँ भी अपनाई गई हो, क्योंकि इन्होंने डिबेट को डायरेक्शन दी कि हाँ, राजीव जेटली जी ने कहा है कि ट्रिकी बोला गया, कि ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी तकनीक हो सकती है, टेक्निक हो सकती है कि उस क्वेश्चन को रिपीट किया जाए। यही बात अभी रविंद्र ढोल जी ने बोली कि क्या साइकी रही होगी इसके पीछे। तो मैं दोनों बातों को, क्योंकि मैं उस पार्ट पे नहीं हूँ अभी जहाँ मैं आपको ये जवाब दे सकूं कि हाँ, ये इंटेंशनली किया गया, ये ट्रिकी था, या इसके पीछे कोई और मंशा थी, ये तो खैर इवेंचुअली वो एजेंसी ही डिसाइड करेगी। लेकिन मैं आपसे इतनी बात जरूर कह सकता हूँ, छानी होती है छानी, जिसमें आटा छाना जाता है, अगर उसके छेद को बहुत मोटा कर दिया जाए तो घुन भी नीचे चला जाता है, लेकिन अगर छानी के छेद बारीक हो जाए ना तो घुन ऊपर रह जाता है। और घुन चाहे IAS अधिकारी हो, चाहे वो SDO हो, चाहे वो HPN हो, चाहे वो HCS हो, ये पहली ऐसी सरकार है जिसने इतने बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ करप्शन की कार्यवाही। आपकी बात आ गई है, किसी जो भी गलत होगा बख्शा किसी को नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि बड़ी मछलियों को बचा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की, सवाल रिपीट हुए उसको लेकर, अब तो क्या हुआ कि और आगे क्या कुछ हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है, तमाम संभावनाओं को लेकर बात की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।